हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2026 तक मेरे भाई पीबीआई का एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपके लिए आरएस प्री और साथ ही साथियों पीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों बीच में मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया गया था। अगर जो मेरी पीछे की क्लास जाकर देखोगे तो आपके सेकंड ग्रेड में भी सवाल देखने को मिलेंगे इस क्लास से। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर से 50 एमसीक्यू जो मैंने लिए हैं, जो 50 एमसीक्यू एकदम बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं, जो हाल ही के जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको फॉलो कर कर बनाए गए हैं। पहला सवाल दे रखा है कि गगन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखो साथियों, गगन प्रणाली का जो उद्देश्य है वो विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में सटीकता लाना है, याद रखना है, ठीक है। और बात करें तो साथियों, ये जो प्रणाली है ये जीपीएस को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित नहीं करती है, बल्कि साथियों उनमें होने वाली जो त्रुटियां होती हैं उसमें सहायक होती है, याद रखना है। पहला देखते हैं। देखो साथियों, यह वाणिज्यिक विमान के लिए उपग्रह आधारित लैंडिंग दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि यह जीपीएस को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करने के लिए बनाई गई है, नहीं भाई, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उनको थोड़ा सा सुधार करने में सहायक होती है। दूसरा बात करते हैं इसके पेलोडों में जी सेट 8 है, जी सेट 10 है और जी सेट 15 है, इन उपग्रहों में स्थित है, ठीक बात आती है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाइड्रोजन के प्रकार उनके उत्पादन के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। तो पहला आपको देखने को मिलेगा कि साथियों ग्रीन हाइड्रोजन है वो नवीनीकरण ऊर्जा से, और पिंक हाइड्रोजन है वो परमाणु ऊर्जा से, जैसे अपन बोल सकते हैं कि कल्पकम के अंदर से फास्ट ब्रेडर रिएक्टर से उत्पादित होता है, याद रखना है। और ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन में साथियों बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन होता है, याद रखना है, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन है वो नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोसाइक्लिक द्वारा उत्पादित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो पिंक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित होता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि ग्रे हाइड्रोजन है ऐसा उत्पाद जिसमें से कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता है, ये बात गलत आती है साथियों, इससे उत्सर्जन होती है, ठीक है। तो आपका 2 कथन सही है, केवल 2 युग्म, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अपन इसको इम्पोर्टेंट लगाते हैं। बात करें इसके इस बारे में साथियों, तो देखो साथियों सबसे पहले कौन कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में साथियों ये आपको से देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा ABC बोले तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक डिजिटल प्रणाली है जिससे छात्रों को क्रेडिट स्टोर और ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं अपार, पहले की तरह छात्रों को जीवन भर के लिए एक विशिष्ट एकेडमिक आईडी प्रदान की जाती है, ये बात भी ठीक आती है। और दूसरा बात करते हैं एनडीए, एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी है जहां डिग्रियां और मार्कशीट सुरक्षित रखी जाती हैं, ये बात भी ठीक आती है। एबीसी का बात करें तो मेरे भाई एबीसी का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। बात करें देखो साथियों ट्रेड्स के बारे में, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा एमएसएमई द्वारा अपने स्वीकृत बिलों को बैंक, या फिर अपन बात करें तो साथियों एनबीएफसी को बेचकर साथियों नियत तिथि से पहले नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बात करें देखो साथियों इसके बारे में, अगर आपके पास में दे रखा है कौन सा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना है, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है इसके बारे में। तो देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा कथन सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा है कि भारत का उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
50% लक्ष्य को पार कर गया है। तो देखो साथियों, बात गलत आती है। भारत का जो वर्तमान रेशियो कर अगर बात करें तो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना है, 30% पहुँचाना है। कितना परसेंट है मेरे भाई, 30% तो पहुँचाना है, याद रखना है। ठीक है, पहुँचा है, कितना पहुँचा है, 30% पहुँचा है। मेन रूप से अगर बात करें तो अभी 20% आपको और पार करना, तो यहाँ पर से ये बात गलत आती है। ठीक है, तो दूसरा बात करते हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं का जेंडर पेरिटी इंडेक्स पिछले 7 वर्षों से 1 से अधिक 1.08 बना हुआ है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी वो 44% के आसपास है, ये बात भी ठीक आती है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित सिन गैस, याद रखना मेरे भाई, कौन सा, सिन गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो कोयले को नियंत्रित ऑक्सीजन और भाप के में जलने के लिए साथियों सिन गैस बनती है, याद रखना, जिसमें से सबसे बड़ी मात्रा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। और साथ ही अगर बात करें तो हाइड्रोजन तथा मीथेन भी इसमें से मौजूद होती हैं। तो मेन रूप से अगर आपका जो सही आंसर रहने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन, मीथेन भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सिन गैस आपको सब पता चलेगा, सिन गैस कैसे मिलती है मेरे भाई, कोयले को नियंत्रित ऑक्सीजन और भाप में जलाने से सिन गैस बनती है, याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा हाई सी के लिए जारी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो एक जहाज के लिए प्राप्त इस अनुमति को दूसरे जहाज को हस्तांतरित किया जा सकता है, याद रखना है। और यह अनुमति पत्र पूरी तरीके से जहाज विशिष्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो साथियों इसे किसी भी अन्य जहाज को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। अगर आपका जो सही आंसर है वो आपको देखने को, जिसको एक को मिल गया ना, पर वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो असत्य आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि मानस हेल्पलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें देखो साथियों मानस के बारे में, तो सबसे पहले दे रखा कि इसका पूरा नाम है वो मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं सामाजिक न्याय संगत न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये बात गलत आती है। तो साथियों याद रखना, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये है नशा मुक्ति अभियान भारत अभियान और सामाजिक न्याय मंत्रालय का अधीन है, याद रखना है। ठीक है, ये बात गलत आती है इसके अंदर से। दूसरा बात करते हैं तो साथियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डिजिटल इंडिया ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है, ये बात ठीक आती है। पहला सही है और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। तो साथियों सबसे पहले दे रखा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष अगर बात करें तो पर्यावरण मंत्री होते हैं, याद रखना है। और दूसरा बात करते हैं बोर्ड की स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से भी कौन होते हैं, पर्यावरण मंत्री ही आपको देखने को मिलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाल ही में परीक्षण किए गए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। PSI वालों और साथ ही आपके RSPRI वालों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला देखते हैं, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसे भारत में ISRO द्वारा विकसित किया गया है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों पिनाका सिस्टम को साथियों DRDO द्वारा, किसका नाम आता है, DRDO के द्वारा साथियों पुणे स्थित प्रयोगशाला कौन सी, ARDE, ठीक है, ARDE पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखना किसके द्वारा, पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है, न कि ISRO के द्वारा। दूसरा बात करते हैं गाइडेड प्रणाली होने के कारण लॉन्च के बाद इसकी दिशा को नियंत्रित कर लक्ष्य भेदा जा सकता है, ये बात भी ठीक आती है। तो आपका पहला और तीसरा यहाँ पर से सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया कि प्रोजेक्ट 17A और INS महेंद्रगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं, यह भारतीय नौसेना का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल
फ्रिगेंट कार्यक्रम है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसमें उपयोग होने वाला कोडोग इंजन केवल गैस टरबाइन पर ही कार्य करता है, ये बात गलत आती है। तो बात करें तो साथियों कोडोग है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि कंबाइंड डीजल एंड गैस इंजन। इसके अंदर से अगर बात करें तो इंजन सामान्य गति के लिए साथियों डीजल और तेल गति पर लिए आपको देखने को मिलता है, टरबाइन का इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते तो INS महेंद्रगिरी को मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये बात ठीक आती है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया TKDL, याद रखना मेरे भाई कौन सा, TKDL समझौते के संदर्भ में पायर आर्ट क्या अर्थ है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। इसके अंदर से अगर बात करें पायर आर्ट के बारे में तो याद रखना मेरे भाई वो रहेगा वह पूर्व लिखित या प्रतिलिखित ज्ञान जिसके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें से कोई नया आविष्कार नहीं हुआ हो, उसको कहते हैं मेरे भाई। जिसके अंदर से गलत पेटेंट रुक सकता है, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि भाषणी पहल के अंतर्गत शुरू किए गए नए उपकरणों के संदर्भ में सही कथन का मिलान करना है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको कौन सा सही है वो अपने को देखने का है। श्रुत लेख के बारे में अगर बात करें तो साथियों रियल टाइम में ऑडियो को टेक्स्ट में बदलना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से मेरे भाई ए का कौन सा मिलाओगे, ये लो भाई वाई। दूसरा बात करते हैं भाषादान के बारे में। तो भाषादान है मेरे भाई AI को प्रशिक्षित करने के लिए नागरिकों से भाषा डेटा एकत्रित करना रहेगा, यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं सुनो सूत्र मिलान के। तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, सुनो सूत्र एक हेड हैंडल है, एज AI डिवाइस है, याद रखना है, जो ऑफलाइन अनुवाद करता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें वर्ष 2026 में इस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई को होती है। कब होती है, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है। 2026 में इसके द्वारा साथियों 10 वर्ष पूरे कर लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह केवल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली एकल मंत्रालय योजना है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों यहाँ पर से याद रखना ये एक मल्टी मिनिस्ट्री अपन बोल सकते हैं कि जल शक्ति, कृषि, ग्राम विकास, ये सारी मतलब कि एक कंबाइंड योजना आपको देखने को मिलेगी, एकल मंत्रालय योजना नहीं है। दूसरा बात करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका प्रमुख घटक है जिसमें से ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिंचाई का उपयोग होता है, ये बात ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में असम के किस क्षेत्र को जंगली धान, याद रखना मेरे भाई, जंगली धान के संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। तो साथियों किसको घोषित किया गया है उसी के बारे में अपने को देखना है। तो साथियों नाम आता है कौन सा, बोरजुली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो असम के नाम आता है मेरे भाई सोनितपुर जिले के अंदर से साथ नाम कौन सा क्षेत्र है, बोरजुली क्षेत्र को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, याद रखना है। तो आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और बात करते हैं जैसे काजीरंगा क्षेत्र, तो काजीरंगा क्षेत्र ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। मानस क्षेत्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये मानस क्षेत्र है, ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और माजुली क्षेत्र है मेरे भाई एक नदी द्वीप है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मन, देखो साथियों नेक्स्ट सवाल देखा कि हाल ही में भारत और जापान के बीच हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। तो देखो सब तो पहले देखते हैं, तो दोनों देशों ने पेट्रोलियम रिजर्व भंडार बनाने की पर सहमति व्यक्त की है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से रखा है एपीआई के लिए चीन पर निर्भरता कम करने हेतु दोनों देश सहयोग करेंगे, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो भारत की डेयरी सहकारी समितियों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये बात भी ठीक है। दोनों देश मानव केंद्रित AI के विकास पर ध्यान केंद्रित देंगे, ये बात भी ठीक है। तीनों चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च किए गए नए डिजिटल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल है। तो साथियों इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखा कि आरोग्य सेतु 2.0 व्यक्तिगत हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, आयुष्मान भारत ऐप है वो स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं और अस्पताल खोजने के लिए है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आयुष्मान सारथी अस्पताल में बेड बुक करने वाला एक ऑटोमेटिक ड्रोन सिस्टम है, ये बात गलत आती है। तो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो ये क्या है, मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा जो आयुष्मान सारथी है ये ड्रोन नहीं बल्कि साथियों क्या है, एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जो आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा है मेरे भाई, UDISE+ रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारतीय स्कूलों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों इसके अंदर से तो भारत में शिक्षकों की कुल संख्या पहली बार 1 करोड़ पार हो गई है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में गिरावट आई है, लगभग कितने मेरे भाई, 86 लाख कम हुए हैं। दूसरा बात करते हैं, जीरो एनरोलमेंट स्कूल में साथियों 56% कम हुए हैं, याद रखना है। और एक आता है PTR, बहुत अच्छा, मतलब कि 24.1 आपको देखने 24:1 का अनुपात देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी अनुपात याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस वर्ष के पुरस्कारों की मुख्य थीम थी, क्या थी, डैम सेफ्टी रखी गई है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो इस पुरस्कारों के लिए कोई भी आम नागरिक स्वयं अपना नामांकन भर सकता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो मेरे भाई याद रखना, मेन रूप से तो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा जो 7वां संस्करण की जो थीम थी वो डैम सेफ्टी थी, और ये पुरस्कार संस्थाओं, सरकारों, NGO आदि को दिया जाता है। इसमें साथियों कोई भी व्यक्तिगत नागरिक है वो अपना नामांकन नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर से आपका ये बात गलत आती है, तो पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुए समझौते के तहत भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करने के लिए इसरो का एक अस्थायी बेस ऑस्ट्रेलिया के किस द्वीप पर स्थापित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गगनयान मिशन की जो ट्रैकिंग में सहायता के लिए साथियों ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है कौन सा था, कोकोस किलिंग आइलैंड है, उसके अंदर से आपको यहाँ पर से एक अस्थायी बेस देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा 21 का। इसमें पूछा गया कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं तो इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के तहत पारदर्शी प्रमाणन और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो इसको तहत इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, और साथ ही जो 15 कंपनियां हैं ये 3000, कौन सा मेरे भाई, याद रखना 3000 मेगावाट स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण स्थापित करने के लिए यहाँ पर इनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं साथियों, इस मिशन का जो कुल बजट है वो 19,744 करोड़ है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कर क्षमता स्थापित करना है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के लिए केवल एक परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो साथियों जो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में साथियों नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें से सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का उपयोग होता है, याद रखना है, न कि परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का जो केवल प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है मेरे भाई, पिंक हाइड्रोजन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, पिंक हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, पिंक हाइड्रोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा मेरे भाई, यहाँ पर से ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका कौन सा है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो, ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि हाल ही में कलपक्कम तमिलनाडु में उद्घाटित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल सुविधा
का प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा वो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा का उपयोग कर कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। बात करें इसके बारे में तो साथियों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कलपक्कम में है, यह विश्व की पहली सुविधा शुरू की गई है जो परमाणु ऊष्मा का उपयोग कर कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन करेगी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल देखा कि हाल ही में ड्रग्स रूल्स 1945 में किए गए संशोधनों के तहत शामिल उन्नत चिकित्सा तकनीकों का सही मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम सेल ड्राइव्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर से प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, CRT सेल थेरेपी लैब जैसी तकनीकें या फिर कोशिकाओं पर आधारित है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, जीन थेरेपी वाला मिलेगा कि आनुवंशिक स्तर पर बीमारियाँ जैसे दुर्लभ उनका उपचार करना रहेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जीनोग्राफ्ट मिलान के लिए, जीनोग्राफ्ट के मिलान के लिए साथियों जानवरों के उत्तकों या फिर अंगों के इंसानों का प्रत्यारोपित करना, यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई FCRA 2.0 पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से, तो आपको दे रखा है यह पोर्टल विदेश जाने वाले छात्रों को वीज़ा प्रदान करने के लिए है, ये बात गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो साथियों ये वीजे से संबंधित नहीं है, ये अनुदान से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुदान से संबंधित है, याद रखना है। किससे संबंधित है, अनुदान से संबंधित है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसे मेघराज गवर्नमेंट क्लाउड सिस्टम पर होस्ट किया गया है और यह पूरी तरीके से डिजिटलीकृत है, ये बात एकदम ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दरखा कि हाल ही में लॉन्च किए गए EOCI कार्ड की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, इसे हर 5 साल में अनिवार्य रूप से रिन्यू करवाना होगा, बात गलत आती है। इसको रिन्यू कराने वाली आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से रखा यह कार्ड धारकों को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। तो मेरे भाई OCI कार्ड धारक चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा देखा कि इस कार्ड को रिन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, एकदम ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं साथियों, यह केवल अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों को लिए ही जारी किया जाता है। तो यह सुविधा सभी पात्र भारतीय मूल के लोगों के लिए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बात करें इसके बारे में साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। इसकी गणना 18 से 23 वर्षीय आयु वर्ग के कुल जनसंख्या अनुपात में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत के रूप में की जाती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2023-24 में भारत का समग्र GER 30% के स्तर पर पहुंच गया है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अच्छा सवाल है 28 का। इसमें पूछा गया कि स्कूली शिक्षा से संबंधित UDISE प्लस रिपोर्ट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, देखो साथियों, भारत में स्कूलों के कुल छात्र नामांकन में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घटी है जबकि निजी स्कूलों में यह बढ़ी है, ये बात भी ठीक आती है। शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में साथियों 56% की कमी हुई है, ये बात ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर से डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में से कौन से हैं वो आपसे पूछा गया है। इसको आप पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लो। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, वनों की कटाई, आवास विखंडन, शहरीकरण, सड़कों का निर्माण, कृषि का विस्तार, जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारक हैं जो मानव और वन्य जीवों के बीच संसाधनों को या जिसमें से स्थान और भोजन के लिए संघर्ष को बढ़ाते हैं, याद रखना है। पहला देखा वन्य जीवों आवास की विखंडता और क्षरण, ये बात ठीक है। वन्य क्षेत्रों के बीच में राजमार्गों और आधारभूत अवसंरचना का विकास, ये बात भी ठीक है। मानव आबादी के विस्तार के कारण कृषि भूमि का जंगलों की ओर बढ़ना, ये बात भी ठीक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये बात भी ठीक है। तो सारे सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं,
भारत में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए अनुसंधान और नीतियाँ बनाने हेतु नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लो। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पर से स्थापित किया गया है, वो कोयम्बटूर केंद्र से स्थापित किया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साथियों मानव वन्य जीव संरक्षण संघर्ष सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रक्षा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात करें तो दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्षिक संवाद स्थापित करने पर सहमति बनी है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वर्ष 2028-29 तक एक भारतीय सैनिक प्रशिक्षक को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा कॉलेज में तैनात किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पहले रक्षा व्यापार मिशन का विरोध किया, ये बात गलत आती है। गलत, उन्होंने विरोध नहीं किया, स्वागत किया था। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने वर्तमान आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को किस उच्च स्तरीय समझौते के अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2020 के अंदर से इसके अंदर से क्या होता है कि इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड ट्रेड्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से साथियों अब व्यापक आर्थिक और समझौते का अपन देख सकते हैं, जिसमें से बोल सकते हैं अपन कौन सा मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, सेसा मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से किस क्रिटिकल मिनरल ये भंडार के लिए विश्व स्तर प्रसिद्ध है, जिसकी आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत में इसके साथ में समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया में लोहा एस्क, बॉक्साइड, कोयला, सोना और यूरेनियम जैसे भंडार आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से लोहा एस्क और लिथियम भंडार भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं इसकी स्थापना 1974 में भारत की स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वर्तमान में समूह में 48 सदस्य देश शामिल हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर सीधे रखा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने NSG में भारत की सदस्यता का विरोध किया। विरोध कहाँ किया था, स्वागत किया था मेरे भाई, विरोध नहीं किया था, ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माणाधीन स्टेल्थ फ्रिगेंट और उनके निर्माता शिपयार्ड का मिलान करना है, आपसे पूछा गया है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे पूछा जा सकता है रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो बात करें इसके बारे में तो साथियों प्रोजेक्ट 17A के तहत साथियों 7 स्टेल्थ फ्रिगेंट बनाए जा रहे हैं। इसमें से साथियों 4 हैं वो नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलेंगे, जो साथियों MDL द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, MDL बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर से मैच करा दो, ये लो है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कौन सा, यहाँ पर से 4 हैं वो 3 और आएंगे, दूनागिरी, तारागिरी और विध्वंसगिरी, जो CSCR के द्वारा बनाए गए हैं, किसके द्वारा, GRSE द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका एक्सेस हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पेटेंट कार्यालय को दिया गया है, भारत के किस मंत्रालय के तहत एक नोडल परियोजना के रूप में कार्य करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले आपके पास में से देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा TKDL को साथियों CSI द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इसका जो नोडल मंत्रालय है वो आयुष मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिन गैस के बारे में, अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर से इसमें पूछा गया कि कोल गैसिफिकेशन से प्राप्त सिन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किन उत्पादों के लिए निर्माण में किया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, ये मेथनॉल में भी होता है, यूरिया में भी, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस में भी और शुद्ध हाइड्रोजन में भी यहाँ पर से किया जाता है। तो सारों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। ठीक है, और बात करें तो देखो साथियों जो सिन गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण बहुत उपयोगी होता है, याद रखना है। इसका जो उपयोग होता है वो मेथेनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस और शुद्ध हाइड्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना। किस किस का मिश्रण होता है वो भी याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का ये मिश्रण होता है, याद रखना सिन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं
राष्ट्रीय कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा 100 मिलियन टन। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो भारत सरकार के साथियों राष्ट्रीय कोल गैसिफिकेशन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक साथियों यहाँ पर से आपको 10 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना आपको देखने को मिलेगा, ताकि साथियों अपन जो आयातित तेल और गैस पर निर्भरता कम की जा सकती है, ये इसलिए रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 39 का। इसमें पूछा गया कि भारत में राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई जिसमें से ड्रिप और स्प्रिंकल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु माइक्रो इरिगेशन फंड किस संस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो वो पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, नाम आता है नाबार्ड का। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु माइक्रो इरिगेशन फंड नाबार्ड बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के अंतर्गत बनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 तक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई के कितने मूल्य को इनवॉइसेस बिलों की डिस्काउंटिंग की जा चुकी है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो आरबीआई का हालिया आंकड़ा जो है वो 2025-26 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसके माध्यम से साथियों 3.7 लाख करोड़ रुपए का इनवॉइस डिस्काउंटिंग की जा चुकी है, याद रखना है। जो साथियों 2021-22 की कंपेरिजन अगर बात करें तो साथियों 8.7 गुना अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बात करें देखो साथियों इन पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है वो 2018 में की गई थी, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं देखो साथियों राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जो शुरुआत होती है वो 2018 में होती है, लेकिन साथियों पुरस्कार केवल संस्था, राज्यों, जिलों, एनजीओ, उद्योगों को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं। जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, तो यह बात गलत आती है। तो आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा जल संचय जन भागीदारी अभियान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा तो ये वर्षा जल संचय और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, याद रखना है। यह एक जन केंद्रित अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी से जल संरक्षण, वर्षा का जल संचय और स्थानीय जलाशयों का पुनरुद्धार करना आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं 43 का सवाल दे रखा है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत को उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत साथियों उच्च शिक्षा में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बात करें 2023-24 तक साथियों आंकड़ा है वो 30% तक ही पहुँचा है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 50% है मैक्सिमम लक्ष्य इसका। दूसरा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के संदर्भ में हाई सी किसे कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से अगर बात की जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का क्षेत्र है वो हाई सी कहलाता है, याद रखना, जिस पर किसी भी एक देश का कानून कार्य नहीं करता, लागू होता है, याद रखना। इसे साझा करना विरासत माना जाता है। सपोज करो जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो यहाँ पर से जो रेडियस है 200 किलोमीटर तक का आसपास जो समुद्र है यहाँ तक तो अपना क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र आता है, लेकिन 200 किलोमीटर के आगे चलने वाला है उस पर सभी देशों का अधिकार आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है, किसी एक इंडिविजुअल देश का नहीं देखने को मिलता है। तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं जैसे किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स का समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मेरे भाई याद रखना है प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा अगर 24 आता तो मेरे भाई ये सन्निहित क्षेत्र कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 45 का सवाल दे रखा है। इसमें पूछा गया कि शिक्षा मंत्रालय की पहल अपार का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई अपार है ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित देखने को मिलेगा, तो इसका जो पूरा रूप आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर इसको कहा जाता है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और एक और याद रखना मेरे भाई जो अपार आईडी है
ये अपार आईडी है, इसका आईडी का अंक है वो कितने अंकों का होता है मेरे भाई? 12 अंक का होता है। कितने का होता है? 12 अंक का होता है। पूछ सकता है आरपीसी, छोटे मोटे सवाल लेकर आए कि जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दरख गगन नेविगेशन प्रणाली के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखो साथियों, इसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों, सबसे पहले दे रखा है कि यह जीपीएस सिग्नलों में होने वाली आइनोस्पेसिक त्रुटियों को सुधार करता है, ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, खराब मौसम में भी विमानों को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है, ये बात भी ठीक है। हाल ही में इसका वाणिज्यिक विमानन पर सफल परीक्षण किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से 11 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई को होती है, और 1 जुलाई कब? 2015 को इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है। ठीक है, ये शुरुआत आपको याद रख लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, भारत में राष्ट्रीय पार्कों और इको सेंसिटिव जोन में विकास परियोजनाओं का वन्य जीव अनुमति देने के लिए अंतिम अधिकार किसके पास होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो एक कमेटी आती है जिसका अपन बोल सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम केवल साथियों प्रस्तावों की समीक्षा करना और रिपोर्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मतलब कि अनुमति देना या अनुमति न देना, इसका जो निर्णय होता है वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक धान की तुलना में जंगली धान की कौन सी विशेषताएं प्राकृतिक रूप से अधिक पाई जाती हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें सूखे के प्रति सहनशीलता, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें लवणता के प्रति सहनशीलता, ये बात भी ठीक। कीट प्रतिरोधक क्षमता, ये बात भी यहाँ पर सही रहेगी, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं, भारत और जापान के बीच हालिया समझौते के तहत किस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ये मानव केंद्रित एआई पर जोर दिया गया है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ये बी सही रहेगा। तो साथियों ये है जो सारा का सारा जो 50 MCQs हैं, बढ़िया तरीके से साथियों 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, ये तो आपकी PIB से रिलेटेड एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। और साथियों और अपन एक क्लास और लेकर आएंगे, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अपन देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पर से राजस्थान के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें से सूजस के बारे में अपन देखेंगे, सूजस रिपोर्ट में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, सूजस के साथ ही अपने साथ में जो भी करंट अफेयर है वो अपन देखने वाले हैं। उसमें भी साथियों अपन 50 MCQs करेंगे। मन रूप से बात करें तो साथियों 15-15 दिन का अपन करंट अफेयर देख लेंगे। अगर मेरे को डेली समय नहीं मिलता तो मैं 15-15 दिन में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध रहती है। और साथ ही जो बात करें अपन RS की जो आपकी क्लासेज चल रही हैं, जिसके अंदर से अपने जो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी क्लास 1 डाली है मैंने, और साथ ही अपन बात करें तो जो 75 MCQs की जो क्लास चल रही है आर्थिक समीक्षा की, वो भी चलती रहेगी साथियों। मैं प्रयास करूँगा साथियों आज आपको अध्याय 3 मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।